उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आउटसोर्स पर भर्ती किए गए कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस कोर्स कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर उन लोगों को भर्ती किया गया जो इसके क्वालिफिकेशन को पूरा ही नहीं कर रहे थे और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है अवनी परिधि प्राइवेट लिमिटेड, यानी जिस कंपनी ने इस पूरे मामले में आउटसोर्स देने वाली कंपनी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए अज्ञात गुप्ता हैं। अज्ञात गुप्ता इस कंपनी के मालिक डायरेक्टर हैं। अज्ञात जी, आपके ऊपर धोखाधड़ी की एफआईआर हुई है कि आपने फ्रॉड किया है समाज कल्याण विभाग में आउटसोर्स पे जो भर्तियां हुई थी कोर्स कोऑर्डिनेटर की। क्या कहना है आपका? मैं इस प्रकरण में बस 1 मिनट के अंदर आपको प्रकाश डालता हूँ। ये प्रकरण आज का नहीं, 2023 का है। 2023 में ये कार्य मेरी कंपनी को आवंटित हुआ था। इस कार्य में मुझे कोर्स कोऑर्डिनेटर नामक पद पे 79 पदों पे जो है कोर्स कोऑर्डिनेटर की आपूर्ति करनी थी। आपूर्ति हेतु मेरे साथ जो अनुबंध हुआ था उसमें मेरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ इतना काम था कि मुझे वही सी योग्यता के लोगों का चयन करना था जिस योग्यता के लोगों को उन्होंने मांगा था। योग्यता का निर्धारण शासनादेश में था। शासनादेश के क्रम में जो है कार्मिकों का चयन होना था। चयन से पूर्व निदेशक समाज कल्याण द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है जो 7 सदस्यीय कमेटी थी और 7 सदस्यों ने मिलकर 2 कमेटियां बनाई थी। एक में 4 लोग थे, एक में 3 लोग थे। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, मैं आपको वो पत्र भी एक बार प्रदर्शित करना चाहता हूँ, कि सारे कोर्स कोऑर्डिनेटर का जो पेपर वेरिफिकेशन का कार्य होगा वो सारा कार्य जो है ये कमेटी ही करेगी। और ये कमेटी को कार्य करने के लिए जब बोला गया तो निश्चित रूप से कमेटी की जिम्मेदारी में आ गया ये सारा कार्य। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये जो है ये जो समिति बनी थी ये समाज कल्याण विभाग के अफसरों की 2 समितियां बनी थी। समाज कल्याण विभाग के अफसर थे और सारे ऑफिसर ने ही ये रहा। 12 दिसंबर 2023 में ये कमेटी बनी। सुनील कुमार बिसेन साहब इसके हेड थे और पवन कुमार यादव साहब इसमें जो है अन्य लोग थे। अनामिका सिंह, पवन कुमार सिंह, शिवम सागर। इस कमेटी ने सिलेक्शन किए थे। जी, इस कमेटी ने सिलेक्शन किए थे। इसमें हमारा लोगों ने तो इंटरव्यू किया होगा ना, डॉक्यूमेंट। देखिए आप ध्यान से पढ़ें। इसमें इस कमेटी में साथ लिखा है, साक्षात्कार एवं अभिलेख सत्यापन का कार्य उपरोक्त समिति की निगरानी में किया जाना कराना सुनिश्चित करें। यानी हमें करना नहीं था, कराना था। कराने का तात्पर्य सिर्फ हमारा इतना था कि जितने लोग आएंगे, 1998 लोगों का इंटरव्यू हुआ था इसमें। 1998 लोगों को हमारे लोगों ने इस कमेटी के पास भेजा। कमेटी ने जो सिलेक्शन किया उसके क्रम में जो लिस्ट जारी हुई, हमने उस लिस्ट को जारी कर दिया। जारी करके हमने इनके निदेशक समाज कल्याण को दे दिया। निदेशक समाज कल्याण ने उसको जिले रहे तो निर्गत कर दिया। अब मुझे ऐसा आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अयोग्य लोग आ जाएं, तो मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अगले दिन ही या शायद उसी दिन ही 22 तारीख को ही मैंने लोक सेवा आयोग यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्रयागराज को एक पत्र लिख दिया जिसमें मैंने इनके प्रपत्रों का सत्यापन कराए जाने हेतु अनुरोध किया। ऐसे मैंने टोटल 7 पत्र लिखे। 7 पत्र में 4 पत्र थे, 3 रिमाइंडर थे। 3 रिमाइंडर और 4 पत्रों का मेरे को ये जवाब मिलता है मेरे 7वें पत्र का कि लोक सेवा आयोग किसी भी प्राइवेट कंपनी से कोई पत्राचार नहीं करती। मैं आपको साक्ष्य सहित ये पत्र उपलब्ध करा रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने निदेशक समाज कल्याण ने मेरे को एक शोकाज नोटिस जारी कर दिया कि आपने सीधे लोक सेवा आयोग को पत्र क्यों लिखा। अब आप बताइए, मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए जबकि मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में था नहीं, ये तो कमेटी का काम था। लेकिन फिर भी मैंने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए आयोग को चिट्ठी भी लिखी और उसके बाद भी मैं फ्रॉड का दोषी हो गया। ऐसा कैसे संभव? कमेटी जिसका काम था उसका नाम भी नहीं है एफआईआर में। अरे ये काम तो कमेटी का था। आज भी मुझे शक है पूरा कि आप उनकी फाइलें चेक कराइए। कमेटी ने जो अनुमोदन दिए हैं वो पत्र गायब मिलेगा, पक्का गायब मिलेगा। कौन से पत्र? देखिए, कोई जब साक्षात्कार हुआ तो निश्चित रूप से अगर बिसेन साहब ने पत्र लिखा कि जिलों को कि ये लोग चयनित हुए, तो कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही तो लिखा। तो कमेटी की रिकमेंडेशन कहाँ है? हमको तो गोपनीय बता के दी नहीं गई
और फाइलों से पक्का गायब हो गई है। आप चेक करा लीजिए, इनकी फाइलों पे ये पत्र नहीं मिलेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि इसमें 2 ग्रुप हैं समाज कल्याण विभाग में, एक बिसेन साहब के पक्ष में है, एक बिसेन साहब के पक्ष में नहीं है। ये जो लोग कमेटी के अन्य सदस्य थे वो बिसेन साहब के पक्ष वाले नहीं है। इन्होंने वो पत्र गायब कर दिया होगा ताकि इसमें बिसेन साहब फंस जाए और कमेटी का कुछ हो ना। एक सवाल ये भी है कि आपको जो मोटा मोटी जो आरोप है कि जो 69 पदों को लेकर के था, और उसमें करीब 48 पद ऐसे थे, 48 लोग ऐसे सिलेक्ट हुए जो उस एलिजिबिलिटी को, यानी कि उन्होंने कभी भी सिविल सेवा का आईएएस और पीसीएस में मुख्य परीक्षा यानी कि मेन जो रिटन एग्जाम था उसको क्वालिफाई करना चाहिए था, लेकिन वो क्वालिफाई, किसी ने क्वालिफाई नहीं किया, किसी ने गलत रोल नंबर दिया। तो ये वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी किसकी थी? वेरिफिकेशन यानी प्रपत्र सत्यापन की 100% जिम्मेदारी कमेटी की थी और लिखित रूप में है। ये कोई मेरे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, ना मेरे अनुबंध में है। ये आपके इस पत्र में लिखा हुआ है कि अभिलेखों के आयोग से सत्यापन की अपेक्षा किया, वांछित सूचना पर ये लिखा गया है। ये देखिए, ये आयोग ने लिखा है निदेशक समाज कल्याण को कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा किसी निजी कंपनी से सीधे पत्राचार नहीं करता। तो हम कैसे सत्यापन करा सकते थे? का सत्यापन तो कमेटी को कराना था और इसकी प्रतिलिपि मुझे दी है और साफ साफ लिखा है कि मेरे पत्र के क्रम में, यानी मैं तो 7 पत्र लिख रहा हूं लेकिन तब नहीं हो रहा कुछ, और आज जो है इसको जो है कराया जा रहा है। सिर्फ मेरा टेंडर समाप्त हुए 1 वर्ष हो चुका है, जिसमें आपका टेंडर भी खत्म, 2 साल का टेंडर था जिसमें 6 महीने का एक्सटेंशन माननीय मंत्री जी ने मुझे दिया था और टेंडर समाप्त हुए भी उसके बाद, उस 6 महीने के एक्सटेंशन के बाद भी करीब 5 महीने हो चुके हैं। तो मेरा टेंडर तो समाप्त हो चुका है। अभी कोई और कंपनी काम कर रही है? अब करेगी, मेरे ख्याल से चयनित हुई है, जनवरी से वो काम करेगी। अभी पिछले 3 महीने से कोई कंपनी नहीं थी, ना हम थे ना कोई और कंपनी थी। अच्छा, इसमें जो कहा जा रहा है कि जो लोग सेलेक्ट हुए, आप लोगों ने कभी चेक किया, जैसे फॉर्म आए होंगे, क्योंकि जब फॉर्म भरे जाएंगे तब भी तो आपको देखना होगा ना कि मेन एग्जाम उसने क्वालिफाई किया कि नहीं, क्योंकि मेन एलिजिबिलिटी तो यही थी कि तथ्य है कि ये इसमें आवेदन हमारे पास नहीं आए, इसमें सेवा योजन पोर्टल पर, जो राज्य सरकार का पोर्टल है, उस पर आवेदन आते हैं, उससे हमको केवल लिस्ट मिलती है। हम इस पर कोई भी प्रपत्र हमको नहीं मिलता है। प्रपत्र हमको इंटरव्यू के समय ही मिला जो कि हमने कमेटी के पास भेज दिया। और एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें हर व्यक्ति ने, जो चयनित व्यक्ति है, उसने शपथ पत्र दिया है कि उसके समस्त प्रपत्र सत्य हैं और शपथ पत्र उसका मूल रूप में मेरे पास संरक्षित है। मुझसे मांगा जाएगा, मैं उपलब्ध कराऊंगा। अगर माननीय मंत्री जी ने हमारी बात एक बार भी सुनी होती तो आज उनको इतनी बड़ी निर्णय लेने में एक बार उनको सोचना पड़ता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा है। आपके साथ गलत हुआ? मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था, जो हम तो सरकार के साथ वाले व्यक्ति हैं, हमेशा सरकार के पक्ष में सोचते हैं, इसीलिए मैंने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा था। अगर मैंने ये सोच लिया, मुझ जैसा व्यक्ति ये सोच सकता है कि हो सकता है कोई प्रपत्र गलत हो, तो कमेटी तो सोच ही सकती थी। माननीय मंत्री जी ने हमारी बात एक बार भी सुनी होती तो आज ये स्थिति नहीं बनती। आपकी भूमिका इसमें क्या थी फिर? आपका कहना है कि जो आवेदन आए वो आपके पास नहीं आए, जो कमेटी सिलेक्शन की थी वो समाज कल्याण की थी, कमेटी ने सिलेक्शन किया, आपने तो आपकी भूमिका क्या थी फिर? सत्य मामले माना जाए तो जो आउटसोर्सिंग कंपनी होती है वो केवल सैलरी देने की भूमिका में होती है। चयन की भूमिका उसकी वहाँ पर समाप्त हो जाती है जब जेम पोर्टल आ गया और सेवा योजन पोर्टल आ गया और उसके नियम बन गए, शासनादेश बन गए कि कैसे चयन होगा। छोटे पदों पर रैंडम चयन होता है, बड़े पदों पर कमेटी चयन कर लेती है। तो सेवा प्रदाता का भूमिका तो केवल सैलरी बांटने की है, या सैलरी बांटने के अलावा कभी किसी को छुट्टी, मैटरनिटी लीव, कोई मेडिकल लीव देनी है तो उसका रिकमेंडेशन सेवा प्रदाता कंपनी कर सकती है। अनुमति तब भी उसकी विभाग को ही देनी होती है। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना सा है कि एक बार पूरे प्रोसीडिंग को सही ढंग से अगर समझा गया होता तो ये स्थिति बनती ही नहीं। क्यों? यहाँ पे सेवा प्रदाता की कोई भूमिका ही नहीं है। आप इससे अंदाज, लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग नहीं करा, आप इससे अंदाज, आपकी सेवाओं में नहीं था, ना मेरी सेवाओं में था, मेरे अनुबंध में था। और आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में उन 48 लोगों का नाम ही नहीं है, उन 48 लोगों का नाम ही नहीं है। जबकि अगर कुछ गलत हुआ तो करने वालों ने गलत किया और सरकारी कमेटी ने
अनजाने में सही, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं किया, तो गलती उन दोनों की है। लेकिन हम तो बिसेन साहब प्रो और एंटी बिसेन साहब की लड़ाई में सेवा प्रदाता मारा जा रहा है और मारा गया। FIR हो गई आपके ऊपर? FIR हो गई साहब, अब पता नहीं आगे क्या होगा। ये बताया जा रहा है कि कंपनी ब्लैकलिस्ट भी होगी और वसूली भी पता नहीं सेवा प्रदाता से होती है या उन लोगों से होती है जिन्होंने वेतन पाया है। कितना वेतन दे रहे थे आप लोग पर मंथ? कितना वेतन आ रहा था? 60,000 रुपये प्रति माह वेतन था और लगभग सेवा प्रदाता के माध्यम से जो वेतन बटा है वो 9 करोड़ रुपए के आसपास बटा हुआ है, जिसमें से अभी हमको 5.5 करोड़ रुपया समाज कल्याण विभाग से पाना बाकी है। इसका भुगतान हमको अभी मिला नहीं है। मतलब 5.5 करोड़ आपको अभी मिलना है, टोटल 9 करोड़, 4 करोड़ आपको मिला है, 5 करोड़ अभी आपने जेब से दिया? हमने अपनी जेब से दिया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है और वो अभी तक हमको भुगतान नहीं हुआ। तो ये इतना बड़ा, मतलब ऐसे आपका तो एक तरीके से आपका कहना है तो वो तो आप विसिल ब्लोअर हो गए फिर, और FIR आपके ऊपर। हम तो अगर सत्य पूछा जाए तो हम विसिल ब्लोअर ही हैं और ये लड़ाई हमारी है ही नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना सा था कि हमको जो है वेतन बांटना था, लेकिन वो आपस की लड़ाई में इसमें जो है जो आपस में हुए, पहले 2 कोर्स कोऑर्डिनेटर हटाए गए थे। उन 2 कोर्स कोऑर्डिनेटर ने इस बात को RTI के माध्यम से शुरू किया और आज वो लड़ाई मेरे ऊपर FIR तक आ गई है। लेकिन अब ठीक है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। हम तो आज भी यही कह रहे हैं कि सर हमसे कोई गलती हुई हो तो भाई हम उसके सज़ा के हकदार तो हैं ही, लेकिन अगर गलती नहीं है तो फिर ये हमको ये मानते हुए कि हमने तो सचेत करने की कोशिश की थी और नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर, लेकिन अब क्या किया जाए। 48 लोग गलत सेलेक्ट हुए आप मान रहे हैं? इसमें कमेटी सही नहीं सर, इसमें भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। जैसा शासनादेश का 12.2 कहता है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था। मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण की परिभाषा में क्या है? मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण तो 40% जो भी नंबर पाता है वो उत्तीर्ण हो जाता है। आहर्य वो होता है जो मेरिट में आता है। तो नियमता ये होना चाहिए था कि जिन लोगों ने आहर्यता रखी है, यानी साक्षात्कार दिया है, साफ साफ लिखना चाहिए था 12.2 में कि जिन्होंने भी इस प्रकार की सिविल सर्विसेज में साक्षात्कार दिया है उन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए था। आपको एक बात और बता दूं, क्लियर लिखा था इसमें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का या बिहार लोक सेवा आयोग के लोग एलिजिबल कर सकते हैं? कौन से लोग एलिजिबल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, सभी राज्यों के लोग एलिजिबल थे। एक बात आपको और बता दूं, 2023 से योजना नहीं चल रही है, ये योजना बहुत पहले से चल रही है। आप मेरे कहने से 2021 का डेटा उठा के देख लीजिए, 2021 में आधे लोग यही वाले मिलेंगे। इनमें से कोई लोग जो है मुख्य परीक्षा नहीं दिए होंगे और इसमें से 8 लोग, मैं भी आपको लिस्ट वो भी दूंगा जो हमको पुराने लोगों को मर्जर करने के लिए कहा गया है। उन 8 लोगों में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुख्य परीक्षा वो इंटरव्यू नहीं दिया किसी उसका, और वो काम कर रहे हैं, 2021 से काम कर रहे हैं। वो भी है मेरे पास डेटा, वो भी मैं आपको 48 लोगों में वो 8 लोग भी शामिल? वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, और मैं एक बता दूं, एक नोएडा के श्रीमान जी हैं जो अपने आप को माननीय मंत्री जी का बहुत करीबी मानते हैं और उनको उनके कई लाख जो फॉलोअर्स भी हैं, नाम मुझे इस समय याद नहीं है, मैं वो पेपर प्रस्तुत कर दूंगा। उनका वो भी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण, वो इंटरव्यू नहीं दिए हुए और आज भी वो पढ़ा रहे हैं और उनकी कोई जांच भी नहीं हुई। इसी प्रकार 3-4 लोग ऐसे हैं जो छोड़ के चले गए हैं, उनके वो भी जो है नहीं मुख्य परीक्षा पास थे और उनकी कोई जांच भी नहीं हुई। अभी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है, 2021 से है वह लोग पढ़ा रहे हैं और उनकी कोई जांच नहीं हुई। ये मैंने क्या बताया, 2 दल हैं समाज कल्याण में, ये आपस की उनकी लड़ाई है, बस यही चल रहा है। इसमें सेवा प्रदाता मारा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अज्ञात गुप्ता जी। ये अज्ञात गुप्ता हैं अविनीत परिधि के मालिक, जिनका कहना है कि समाज कल्याण विभाग में कोर्स कोऑर्डिनेटर की भर्ती में जो गड़बड़ी का आरोप लगा उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो इस घोटाले के विसिल ब्लोअर हैं। बस गुनाह इतना है कि वो समाज कल्याण विभाग में अफसरों की गुटबाजी का शिकार हो गए। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।